तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो आईएएस कैंपस रातीपुर में था, भोपाल में। और मुझे ये सेंटर पहली बार मिला था एग्ज़ाम के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा दूर था ये सेंटर। मुझे समझ नहीं आया आईबीपीएस ने इतनी दूर सेंटर क्यों दिया हुआ था, लेकिन ठीक है, वहाँ पहुँचे जैसे तैसे सुबह। उसके बाद वहाँ जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा था, उसमें पता नहीं उनने इतना टाइम लगाया कि एग्ज़ाम जब तक स्टार्ट हो चुका था तब भी कुछ बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हो पाया था। फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने अटेंडेंस वगैरह नहीं दी वहाँ पे सेंटर में। एक मैम जो बायोमेट्रिक कर रही थी वो बोली, अरे अभी तो 3 घंटे हैं, हम आराम से कर लेंगे बीच में। मतलब उन्होंने एग्ज़ाम के बीच में डिस्टर्ब किया हमें, थंब लगाने के लिए और साइन कराने के लिए, अटेंडेंस लेने के लिए मेनली। जबकि आप एग्ज़ाम के बीच में कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो यार। वहाँ पे तो एक एक सेकंड ऐसा लगता रहता है कि कोई भी कुछ बात भी ना करे, और वहाँ पे वो आके अटेंडेंस ले रहे थे। ठीक है। और दूसरी चीज़, रफ़ शीट। मेंस के एग्ज़ाम में 2 पेज दिए थे उन्होंने रफ़ शीट के। जबकि हम जब प्री का एग्ज़ाम देने जाते हैं सत्ता में, तो वहाँ पे प्री के एग्ज़ाम के लिए कम से कम वो लोग 4 शीट देते हैं, रफ़ शीट। और वहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम में वो सिर्फ 2 रफ़ शीट दे रहे थे। तो यही था कि एग्ज़ाम के बीच में फिर उनको चिल्लाओ, सर रफ़ शीट चाहिए, फिर वो आके तुम्हें रफ़ शीट देंगे, थोड़ा एक फ़्लो बिगड़ जाता है ना। तो ये चीज़ें थी। और एक और प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुई वो कीबोर्ड की थी, कि जो मेरा कीबोर्ड था उसमें जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं वो समझ ही नहीं आ रहे थे। मतलब वो घिस चुके थे, अल्फ़ाबेट्स दिख ही नहीं रहे थे। और दूसरी चीज़, जो इंटर वाली जो होती है की, वो काम नहीं कर रही थी। तो डिस्क्रिप्टिव लिखने में भी मेरे कुछ वर्ड्स छूट गए। मैंने लेटर तो सही से लिख लिया था, लेकिन लेटर में ही ज़्यादा टाइम लग गया, तो ऐसे मैं पूरा लिख नहीं पाई। तो ये तो सेंटर का हाल था। आई होप कि अब किसी का भी वहाँ सेंटर ना हो। आईएएस कैंपस में बहुत ही बेकार सेंटर था। उसके बाद मैं बात करती हूँ अपने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की। तो सबसे पहले था रीजनिंग सेक्शन। मैं भूल जाती हूँ इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ है। तो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन में उसमें पहले जो खुला वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन खुले। तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि यार 2 नंबर वाले टफ़ होते हैं, तो चलो पहले 1 मार्क्स वाले देखती हूँ। तो मैंने जो 1 1 मार्क के क्वेश्चन थे, मैंने वो वाला सेक्शन 2 खोला। सेक्शन 2 जो था वो पूरे ही 1 मार्क के क्वेश्चन थे। तो मैंने उसमें सबसे पहली पज़ल उठाई, वो जो लैंग्वेज वाली थी, संस्कृत और मणिपुरी हिंदी करके। तो मैंने वो पज़ल की, थोड़ा फंस गई थी, लेकिन फिर 2 बार मुझे लगभग करना पड़ा उस पज़ल को पूरा शुरू से, फिर हो गई थी। फिर मैंने उसके जो भी 3 4 क्वेश्चन थे वो किए, टिक किए। उसके बाद मैंने दूसरी पज़ल बनानी शुरू की। वो जो 10 लोग थे, 10 या 9 लोग थे जिनको 3 उसमें बिठाना था। एज भी दी हुई थी कि 18 से 60 के बीच में उनकी एज लाई करती है, वैसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो मैंने करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। तो मैंने फिर उसको स्किप किया, और उसके बाद मैं आई कोडेड ब्लड रिलेशन में। तो कोडेड ब्लड रिलेशन मैंने किया। फिर उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी भी मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद सर्कुलर पज़ल जो थी, जिसमें 10 लोग बैठे हुए थे और 5 इन और 5 आउट का करके बनाना था। तो वो पज़ल भी मुझसे एक बार में नहीं हुई थी, मुझे 2 3 बार उस पज़ल को करना पड़ा। इतने सारे उसमें वेरिएशन बन रहे थे। और एक बार तो मैंने बनाई तो उसमें 5 से ज़्यादा लोग इन हो गए थे। तो मुझे लगा कि यार क्या गड़बड़ कर दी मैंने। फिर मैंने दोबारा से बनाई तो फिर सही बन गया था। फिर उसके मैंने आंसर टिक किए जितने भी थे, 3 4। और 2 क्वेश्चन मैंने डेटा सफिशिएंसी के किए थे। हाँ, डेटा सफिशिएंसी मैंने 2 क्वेश्चन किए थे। तो ऐसे करके ना
हाँ, तो ये पज़ल हुई और ये ब्लड रिलेशन हुआ, इनइक्वालिटी हो गई थी, ये और ये। तो टोटल मैंने 16 क्वेश्चंस किए, 16 क्वेश्चन ये 1 मार्क के थे, सारे के सारे 1 मार्क के। तो मतलब कि टोटल हुए यहाँ पे 16 मार्क्स मेरे, 16 मार्क्स हुए रीजनिंग में। और यहीं पे ना मेरा मोरल डाउन हो गया, क्योंकि जब भी मैं रीजनिंग में 20+ क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाती हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि अब मेरा पेपर बिगड़ गया है। क्योंकि रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, और अगर मैं उसी में अच्छा स्कोर नहीं करूँगी तो फिर बाकी से तो ज़्यादा उम्मीद रहती नहीं है मुझे। तो बस रीजनिंग में जब 16 अटेम्प्ट हुए ना, तो फिर मुझे लगा कि अब एग्ज़ाम तो गया हाथ से। और वैसे भी मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी, क्योंकि मैं इस बार आरआरबी के इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। 18th को मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हार्डली 4-5 दिन थे मेरे पास मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं उसमें क्या ही कर सकती थी। तो मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था मेंस के लिए, आईबीपीएस के लिए। तो रीजनिंग में मेरे सिर्फ 16 अटेम्प्ट्स हो पाए। लेकिन बाकी लोगों से भी मैंने पूछा, और ये अच्छी बात हुई कि मैंने वो जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट करना शुरू नहीं किया, क्योंकि जिसने भी पहले सेक्शन 1 स्टार्ट किया था उसके और कम अटेम्प्ट हो पाए हैं, मैंने लोगों का रिव्यू जितना देखा है। क्योंकि जो 2 मार्क वाली जो पज़ल थी वो तो बहुत ही टफ़ थी, लोग जैसा बता रहे हैं। मैंने तो किया नहीं, मैं तो पहले 1 मार्क का करने आ गई थी। तो ठीक ही हुआ कि मैंने वो पज़ल उठाई नहीं। फिर उसके बाद जीए में मैंने, जीए क्या हुआ था कि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी। रिवाइज़ जब तक ना करो तब तक जीए हो नहीं पाती है। तो मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, वही इंटरव्यू की वजह वजह से ही। बस मैंने लास्ट में एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ऑलिव बोर्ड के जो बोल्ट होती है मंथली, वो मैंने अक्टूबर और सितंबर की देखी थी, 2 महीने की। और जो ऑलिव बोर्ड में जो मैराथन क्लास डली हुई थी 5 घंटे की, तो 5 में से मैंने पूरा तो नहीं देख पाई थी, मुझे बोरिंग लगने लगता है। मैंने बस 4 घंटे की क्लास वो देखी थी, मैराथन क्लास। लेकिन सरप्राइजिंगली उस मैराथन क्लास में से लगभग 25 क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में। मतलब कि 40 में से 25 क्वेश्चन अगर एक 4 घंटे की क्लास में से आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। और ऐसा हुआ, पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी कि क्या था। यहाँ भी रीजनिंग में भी पता नहीं मेरा माइंड सेट ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि मैं सेक्शन 1 नहीं करूँगी 2 मार्क्स वाले पहले वहाँ। और जीए में भी ऐसा हुआ कि मैंने जो मैराथन क्लास 4 घंटे की देख के गई थी उसमें से लगभग 25 क्वेश्चन आ गए। तो पूरे तो मुझे नहीं याद थे, ऑब्वियसली मैंने एक ही बार देखा था, वो भी बहुत जल्दी जल्दी में। तो सारे तो मुझे नहीं याद थे, लेकिन मैंने 22 क्वेश्चंस किए। 22 में से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 18 मार्क्स तो आ जाएंगे यहाँ पे, 18 मार्क्स मेरे आ जाएंगे। फिर उसके बाद इंग्लिश, यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात थी कि इंग्लिश का जो सेक्शन था वो अच्छा आया था। रीजनिंग में पूरा माथा पच्ची करने के बाद फिर ये दोनों अच्छे थे मेरे लिए। फिर इंग्लिश में मैंने 27 क्वेश्चंस किए, कुछ उसमें से 2 मार्क्स वाले भी थे। ये इजी थी, मतलब हर बार जैसे पीओ मेंस की जो इंग्लिश रहती है वो नॉर्मली हम नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ एक बार में पढ़ के समझ आ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने 27 क्वेश्चंस किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इसमें 22+ मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में, क्योंकि अच्छी थी इंग्लिश। उसके बाद आता है क्वांट। तो क्वांट का तो लगता है रिव्यू ही मत दो इतना। क्वांट में सबसे पहले क्वांट में भी मैंने यही किया कि मैं 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे ना मैंने वो स्किप किए, मैं डायरेक्ट गई 1 मार्क वाले क्वेश्चंस पे। वहाँ पे मैंने सबसे पहले ना ये डीआई उठाई, एक जो नंबर ऑफ़ पोएम और स्टोरी बुक्स का कॉलम बना हुआ था, वहाँ पे LMN परसेंटेज करके दिया हुआ था। फिर पहले LMN की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना था उस डीआई का। तो मैंने ये वाली डीआई की, ये वाली डीआई के पता नहीं 3 या 4 क्वेश्चन थे, तो मैंने वो किए थे, या फिर 2 ही थे शायद। तो मैंने ये किया। फिर ये डीआई के बाद ना मैंने क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चन किए। क्वाड्रेटिक भी यार इजी तो नहीं था, टफ ही था,
लेकिन ठीक है, डूएबल था, कर सकते थे। मैंने ये किया। फिर उसके बाद एक एज बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसमें 3 लोग थे, तीनों का कुछ करके एज निकालना था, फिर उनकी एज का कंपैरिजन करना था, फिर उसमें से ऑप्शन टिक करना था। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था। और तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। तो जैसे तैसे करके मैंने 6 क्वेश्चन किए 1 मार्क वाले, 6 क्वेश्चन 1 मार्क के हुए। और उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन 2 मार्क वाले। तो इस तरह से मेरे जो टोटल हो रहे हैं इसमें ये हो रहे हैं 10 मार्क्स क्वांट में। क्वांट में 10 मार्क्स हो रहे हैं। और ये मेरा तीसरा मेंस था IBPS PO मेंस का। तो मैं ये बता दूं कि इसके पहले जितने भी पेपर मैंने दिए हैं, क्वांट कभी भी इतना टफ नहीं आया है। तो क्वांट का जो कट ऑफ है जनरल का, वो हार्डली 3 मार्क्स जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है 3 या 4 मार्क्स होगा क्वांट का कट ऑफ मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद ये हुआ। फिर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में वही जैसे मैंने बताया पहले भी कि लेटर टू द ब्रांच मैनेजर लिखा मैंने। सबसे पहले लेटर ही किया था मैंने, क्योंकि ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखने का मैं पहले ही प्रैक्टिस करके गई थी, तो वो एकदम से सामने ही दिख गया, तो मैंने वही लिख दिया था। तो ये तो सही सही हो गया 162 वर्ड। तो ये 10 मार्क्स का था, तो चलो 10 मार्क्स तो इसमें 10 नहीं भी मिले तो 8 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं किए, बहुत ध्यान से लिखा है। और इंटर तो काम कर ही नहीं रहा था वैसे भी तो ध्यान तो देना ही पड़ रहा था। फिर उसके बाद जब मैं ए से लिखने लगी ना, तो टाइम नहीं बचा था, तो मैं सिर्फ 194 वर्ड्स लिख पाई हूँ। इसमें अभी भी 50 वर्ड्स और लिखने थे। 50 वर्ड्स अगर और लिखती तो ये सही था, लेकिन नहीं हो पाया है। फिर भी मैंने 194 वर्ड्स में ही उसको कंक्लूड कर दिया था। मार्क्स तो कटेंगे ही ऑब्वियसली, ये 15 मार्क्स का होता है ऐसे। तो देखते हैं कितने मिलते हैं। वैसे दोनों का मिला के 15 मार्क्स तक मिलेंगे शायद। तो ये था ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट जो भी था। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स जो हैं, मतलब कि टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल मार्क्स जो मेरे आएंगे ना, वो 75 के आसपास आएंगे। हाँ, 75 के आसपास आएंगे। और जो जनरल की कट ऑफ है वो भी 75 के आसपास ही रहेगी। तो अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो 1-2 मार्क्स से नहीं होगा, और अगर सिलेक्शन होता है तो कट ऑफ से 1-2 नंबर ही ज़्यादा होंगे। तो दोनों ही केसेस में फ़ाइनल सिलेक्शन तो मेरा होना नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ऐसा उम्मीद रहती है जब तक रिज़ल्ट आ नहीं जाता कि क्या पता कुछ चमत्कार ही हो जाए। तो अब कुछ चमत्कार होगा तो पता नहीं। बाकी ये है मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट।